which type of nutritional deficiencies are possible in रमज़ान। हमने जो भी डेफिशिएंसी की बात की विद लॉजिक बात करनी। अगर जिस बात को भी आप लॉजिक के साथ लिंक कर देते हो ना कि ये अगर ये बंदा कोई ट्रैक्टर की बत्ती के पीछे आप लोगों ने नहीं चलना कि ये वाली डेफिशिएंसी है तो ये डेफिशिएंसी किस वजह से हुई है। और जब आप किसी चीज़ का भी डायग्नोसिस कर लेते होते ना तो हमेशा उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। ये बात आपने अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। तो हमेशा हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो साइन सिम्पटम्स का इलाज करते होते हैं। सर दर्द हो रहा है तो पैनाडोल दे दो, लेकिन हर एक बंदे को नहीं पता होता कि हो सकता है कि वो सर दर्द जो है वो गैसेस ट्रबल की वजह से हो रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है या उसके और कोई इश्यूज हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो जिस भी डेफिशिएंसी की बात होगी उसकी हमेशा हम लोग पहले बात करेंगे कि ये किस वजह से हो रही है, फिर इसको रिजॉल्व किस तरीके से करना। होप सो इट्स गेट्स क्लियर। सबसे पहले ये है कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन हो जाती होती है, इट इज़ कॉमन, क्योंकि आपका क्या हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है। एक लाइक पाकिस्तान में 14 आवर का ड्यूरेशन है रमज़ान का, तो उसमें डिहाइड्रेशन इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना, वो पॉसिबल है। अब ये है कि उस डिहाइड्रेशन को हम लोगों ने कंपनसेट किस तरीके से करना है, हम लोगों ने कितना पानी पीना है कि मेरी डिहाइड्रेशन कंपनसेट हो जाए। हम लोग हमारे पास जब हम कैंप्स करवा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं, हम कहते हैं कितना पानी पीते हो, पानी सही तरीके से पीते हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई। जी डॉक्टर साहब अच्छा खासा पानी पीते हैं, सुबह गिलास भर के पानी पीती हूँ, शाम को गिलास भर के पानी 2 मरतबा पी लेती हूँ। तो क्या वो उस बंदे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है? क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। हो सकता है कि आप लोग 4 गिलास को मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी होगी है, नीड पूरी होगी है, और मैं 8 गिलास पानी पी के भी कह रही हूँ कि मेरी नीड अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने कहना है कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन कॉमन है, क्योंकि उस दौरान हमारी स्वेटिंग हो रही है और एक स्पैन 14 आवर्स का। अब हमने इसको कंपनसेट किस तरह करना है, हम लोगों ने मिल्क की एक्सचेंजेस पूरी करनी है, हमने योगर्ट की एक्सचेंजेस करनी है, हमने डिटॉक्स वाटर पीना है, अपने फ्रूट्स के एक्सचेंजेस को पूरा करना है, वेजिटेबल जूसेस के एक्सचेंजेस को पूरा करना है। अब उनकी एक्सचेंजेस कितनी है, मोस्टली आप में से बच्चों को ये चीज़ भी क्लियर होगी। एक नॉर्मल बंदे की मैं बात कर रही हूँ, हर बंदे की एक्सचेंजेस डिफरेंट होती है। एक नॉर्मल बंदा जिसकी पाकिस्तान में 2000 किलो कैलोरीज होती हैं, उसके लिए 2 से 3 फ्रूट की एक्सचेंजेस होती हैं और 2 से 3 ही सब्जियों यानी कि वेजिटेबल की एक्सचेंजेस होती हैं। अगर मैं 1-2 सब्जियां खाऊं या आधा कप जूस पीऊं तो मेरी सब्जियों की एक्सचेंजेस पूरी हो जाती हैं। हाउ टू कैलकुलेट योर बॉडी वाटर नीड इन रमज़ान। अच्छा, अब मैंने ये जिस तरह कहा था कि अब कोई बंदा 4 गिलास पानी पी रहा है, वो कहता है भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो पूरा पानी पी रहा हूँ, और एक बंदा 8 गिलास पानी पी के भी कह रहा है कि भाई मुझे लगता है मुझे मज़ीद पानी पीना चाहिए। तो किसी बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है? अच्छा, मैं एक ओवरऑल बात करने लगी हूँ, बाकी मैं फार्मूला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कैलोरीज फार्मूला कैलकुलेट करने का हर एक बंदे को फार्मूला आती होगा। हेज़नबर्ग इक्वेशन है, मिफ्लिन-स्टीरियोर्स की इक्वेशंस है, WHO की इक्वेशंस है और जनरल इक्वेशंस होती हैं। उसके मुताबिक अगर एक मैं एवरेज नॉर्मल पाकिस्तानी अगर किसी भी एडल्ट को देखूं तो उसकी फीमेल के हमेशा ऑलमोस्ट 2000 किलो कैलोरीज होती हैं, और जो मेल होते हैं उनके 2500 किलो कैलोरीज होती हैं। जो एक्टिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लाइफस्टाइल के अंदर भी थोड़ी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो हमेशा 1 किलो कैलोरी 1 ml वाटर के साथ ली जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 2000 किलो कैलोरीज मेरी रिक्वायरमेंट है तो मुझे 2000 ml पानी पीना चाहिए। अब 2000 ml पानी पीने का ये मतलब है कि हमारे घरों में जो आम छोटे गिलास होते हैं उसके अंदर वो 250 ml के होते हैं, तो मुझे 8 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर रमज़ान के अंदर आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोशिश करो कि 9 से 10 कर लो, यानी कि 500 से 1000 ml ज़्यादा कर लो। और इससे भी बेस्ट मैं कहती हूँ कि जो सबसे बेस्ट फार्मूला होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, हमेशा आपको रमज़ान के अंदर आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा येलो यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कि इतना पानी कंज्यूम करो कि आपकी येलो यूरिनेशन ड्रॉप हो जाए, उसका कलर बिल्कुल पेल हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है, लेस पेल हो जाए। तो ये सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है कि भाई मेरी डिहाइड्रेशन किस एक्सटेंट। बाकी अगर कोई बंदा 8 से 9 गिलास पानी पीता है दैट वुड बी इनफ। वो 4 से 5 गिलास सुबह सहरी में हो सकते हैं, 4 से 5 गिलास इफ्तार में हो सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी कंज्यूम करना,
ठीक हो गया। आगे जी है ज़िंक डेफिशिएंसी। अब ज़िंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। अब ये मुझे किस तरह पता चलेगा? और ज़ाहिर बात है मैंने जाके अपना बायोलॉजिकल जाके अपने टेस्ट नहीं करवाने कि मुझे पता चले कि भाई मेरे अंदर ज़िंक डेफिशिएंसी भी पड़ी है। मैंने अपने अंदर पैदा होने वाले साइन्स एंड सिम्पटम्स से पता करवाना है कि मेरे अंदर ज़िंक डेफिशिएंसी हो गई है। मुझे कैसे पता चलेगा? नेल्स एंड हेयर। सबसे पहले जो ज़िंक की किसी भी चीज़ पे उनके सिम्पटम्स आते हैं वो नेल्स एंड हेयर पे आते होते हैं। आपकी हेयर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी, नेल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो उससे हम कहते होते हैं कि हमारे अंदर जिंक डेफिशिएंसी हो गई है। सही हो गया। अब जिंक डेफिशिएंसी ये तो हो गया कि मुझे पता चल गया मेरे अंदर जिंक डेफिशिएंसी। अब वो हुई क्यों है? ठीक है, व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि सबसे जो जिंक का मेन सोर्स होता है वो हमेशा एनिमल प्रोटीन सोर्स होते हैं। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स एंड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स। हमेशा जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होती हैं वो एनिमल सोर्सेज से हासिल होती हैं। जब आप अपना अगर हम रमज़ान में फॉर एग्जांपल मैं डेली मेरी 3 to 4 आउंसेस मीट की मेरी रिक्वायरमेंट थी। 1 आउंसेस 30 ग्राम होता है, मेरी 120 ग्राम। ये मैं एक कॉमन बंदे की बात करी जिसकी 2000 किलो कैलोरीज है, उसे तकरीबन 120 ग्राम तक मीट लेना चाहिए था। 3 to 4 आउंसेस वो उसको कंपनसेट नहीं कर रहा है, या वो अगर वो मीट नहीं खा रहा है तो वो 2 से 3 अंडे तो अब डेली कोई बंदा भी नहीं खा सकता है। अगर एक बंदा 1 अंडा और 2 to 3 आउंसेस मीट अगर ले लेता है तो उसकी नीड पूरी हो जाती है। अगर वो नहीं खा रहा तो यकीनन उसके अंदर जिंक डेफिशिएंसी पेटेंट है, वो उसके अंदर हो जानी है। तो अब मैंने यही बात की थी कि आप लोगों ने कभी भी प्रोटीन की, अब एक बंदे किसी ने कहा था कि 3 to 4 आउंसेस होते हैं, मीट की एक्सचेंजेस होती हैं। अब मैंने कहा कि आप उसको चनों की फॉर्म में ले सकते हो। अगर कोई बंदा चने का सालन ले लेता है लेकिन वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, आप कोशिश करो कि आपकी 60% जो प्रोटीन्स है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है? अब जिस तरह मैंने उसके कबाब के अल्टरनेटिव दे दिए, मैंने कहा आप कबाब खा लो, चने का सालन खा लो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कोई बंदा काले भुने हुए चने अपने पास रखता है ना स्नैक्स में, तो यकीन करो मैं कहती हूँ उस बंदे से बेहतर बंदा हो ही नहीं सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो कि द मोस्ट ऑब्वियस है, कैल्शियम और आयरन। यकीनन आजकल आप लोग ऐड भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ऑब्वियस है। अब ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को क्यों हो जाती है? यकीनन मतलब अगर जो लोग दूध का नहीं कर रहे थे, अब दूध को किस तरीके से कंपनसेट करना है, दूध के अल्टरनेटिव्स किस तरीके से, वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को लगता है कि मैं तो दूध की चाय बना के पी लेती हूँ, मैं तो दूध सोडा बना के पी लेती हूँ, तो देन सॉरी टू से आप एक तो आप अपना कैल्शियम भी नहीं ले पा रहे हो और ऊपर से आप नुकसान इस बात का कर रहे हो कि आप अपनी बोन्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। आप अपने दूसरे जिस तरह चाय है तो वो दूसरे टैनिक एसिड दूसरे न्यूट्रिएंट्स को चिलेट्स बना लेता है। उसके बाद ये है हमारी सोडियम एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, ये भी द मोस्ट कॉमन है। इसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम लोग डेली ORS ले सकते हैं, तो मैं कहती हूँ हरगिज़ नहीं। ये तो किसी बंदे को गाली देने के बराबर है कि आप डेली ORS ले लो, क्योंकि ये भी हम आगे जाकर लॉजिक को डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना गलत है डेली ORS लेना। क्योंकि जब भी मिनरल की एक्सेस अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हमेशा एड्रेनल लोड डालेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स का आपकी किडनी के साथ ताल्लुक होता है, तो वो उसके किडनी लॉस की तरफ वो चीज़ें जा सकती हैं। अब उसके लिए सोडियम और पोटेशियम को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? जो बंदा फ्रूट्स वगैरह लेता है उसका पोटेशियम वहाँ से आ जाता है। सोडियम का लेने का ये मतलब है कि 2300 mg आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रमज़ान में आप 500 से mg ज़्यादा, अब 3500 mg, जो 3500 mg का मतलब है हाफ टी स्पून, जो कि यकीनन आपके खानों के अंदर उससे ज़्यादा ही होता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ शायद स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है 2300 mg एक्स्ट्रा, तो अब हमारे यहाँ स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो हम 5000 mg तक भी जा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा सहरी रफ्तार के अंदर 1 pinch ऑफ सॉल्ट अपनी ड्रिंक के अंदर डालता है, दैट विल गेट कंपनसेटेड। अब ये होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका बीपी ड्रॉप हो जाता है। अंडर 30 इयर्स के अंदर द मोस्ट पोटेंट डेफिशिएंसी दैट आई हैव एवर ऑब्जर्व, वो इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है कि लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लिथार्जी होती है, वीकनेस होती है, हाथ पाँव गिरना शुरू हो जाते हैं, दिल घबराना शुरू हो जाता होता है। तो ये तकरीबन 90% लोगों में ये सेम होता है, तो उनका बीपी हमेशा लो रहता होता है, ठीक है। फिर ड्रॉप इन शुगर लेवल, यानी कि सारी बात आपको एक फास्टिंग स्टेज चल रही है तो आपको शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सुबह मोस्टली लोगों का क्या होता है कि चावल खा लो, ठीक है। चावल मतलब आप थोड़े बहुत खा लो, लेकिन चावल के साथ कभी भी रोज़ा ना रखो।
ठीक है? उसके साथ हमेशा रोटी कंज़्यूम करो। अब वो रोटी क्यों कंज़्यूम करनी है, शुगर लेवल क्यों कम हो जाता है, ये भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि जितनी प्रोसेस्ड चीज़ होगी, जो चावल जितनी ईज़िली अवेलेबल कार्ब्स होंगे, जो कि चावलों के ईज़िली अवेलेबल कार्ब्स होते हैं, वो यकदम तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप कर देंगे, आपको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होगा। लेकिन उसी वक़्त आपका शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा रोटी खाता है, रोटी के अंदर फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता शुगर को रिलीज़ करता रहता है, यकदम शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है बॉडी में। तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर लेवल जल्दी ड्रॉप नहीं होता है। फिर उसके बाद है लो एचबी, सॉरी यहाँ पे हाउ लिखा गया, यहाँ पे लो एचबी आना था। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है, वो तो यकीनन पाकिस्तान की लेडीज़ के अंदर, हर दूसरी खातून के अंदर खून की कमी जिसको एचबी को कहा जाता है, उसकी भी यकीनन हम उसको ज़िंक के साथ कोरिलेट करेंगे। ज़िंक और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन की कमी होगी, तो यकीनन एचबी की भी कमी हो जाएगी। अब जो बंदा ज़िंक के सोर्सेज़ को कंपनसेट कर लेता है, उसकी आयरन की भी पूरी हो जाती है। लेकिन आयरन को एचबी को बॉडी में फुलफिल होने के लिए आपको दूसरे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। सीरियल्स में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो ये अब सीरियल में हमने किन चीज़ों को चूज़ करना है, जो कि बेस्ट चीज़ें होंगी। अब वो बेस्ट चीज़ें क्या हो सकती है, हमारे लिए जो सबसे मेन प्रेफ़रेंस होती है, वो चपाती होती है, जो ईज़िली अवेलेबल होती है, पोटैटोज़ होते हैं, और चपाती होगी, पोटैटोज़ हो गए और राइस हो गए। ये 3 चीज़ें हम हमारी कम्युनिटी के अंदर सबसे कॉमन होती हैं। और आप कोशिश करो कि आप चपाती को सबसे प्रेफ़रेंस लिस्ट पे रखो। दूसरी लिस्ट पे अगर आपने सालन कंज़्यूम करना है, तो उसमें आप पोटैटोज़ को ज़रूर शामिल करो, ठीक है? क्योंकि आपके शुगर लेवल के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तीसरे पे आप पोरीज अपना रखो, ठीक है? क्योंकि पोरीज के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर कार्ब्स कम होते हैं, तो आप उसको इतनी प्रेफ़रेंस लिस्ट के अंदर ना रखो। फिर ये है कि फाइबर सोर्स आपने अपना क्या रखना है कि आप हमेशा सोल्यूबल फाइबर को प्रेफ़र करो रादर देन इनसोल्यूबल फाइबर। अब सोल्यूबल फाइबर किस चीज़ के अंदर होता है? आपके फ्रूट्स के अंदर, आपकी वेजिटेबल्स की पल्प के अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि बेस्ट होता है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये बहुत बड़ी इसके पीछे भी एक इसकी एटियोलॉजी है, इसकी फिजियोलॉजी है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि सोल्यूबल फाइबर को हमेशा प्रेफ़र करना चाहिए, जो कि किसमें मौजूद होता है, आपकी सब्जियों और फलों की पल्प के अंदर। उसके बाद है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा चपाती है, उसके बाद मैं इसको आगे जाके बयान करती हूँ। पहले हम इस स्लाइड को कर लें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। आप दही ले लो सुबह, दूध ले लो, मिंट का रायता ले लो, चीज़ ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन मिल्क केक एक्सचेंज को ज़रूर कंपनसेट करो। फिर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में कबाब ले सकते हो और ऑमलेट ले सकते हो। अब कबाब का ये होता है कि जिस तरह आप अगर होस्टलाइट बच्चे हो, तो आप अपने घर से मतलब दालों और गोश्त को मिला के आप एटलीस्ट कबाब तो बना के लेके आ सकते हो। तो फ्रीज़र में फ्रीज़ तो कर सकते हो ना। डेली का आप 2 कबाब कम से कम 2 से 3 कबाब आप थोड़ा-सा पैन में ऑयली ग्रीस करना है और उसको आप फ्राई कर लो, ठीक है? उसके बाद अगर किसी कोई बंदा कहता है कि बहुत ही मजबूर बंदा है, वो कहता है मेरे चोरी हो जाते हैं, मेरा फलाँ हो जाता है, तो यकीनन आप ऑमलेट कंज़्यूम कर लो। एग आप वो तो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, सब्जियाँ आपके पास थोड़ी-सी 10 मिनट में आप सब्जियाँ काट लेते हो। आप उसको अंडे के साथ शामिल करो और आप ऑमलेट ज़रूर कंज़्यूम करो। फिर उसके बाद है एसेंशियल ऑयल्स, फैट्स, नट्स, ये सारे नट्स, ऑयल्स एंड फैट्स में आ जाते हैं। हमेशा अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स को प्रेफ़र करो सैचुरेटेड में। अब अनसैचुरेटेड किस चीज़ के अंदर होते हैं? नट्स के अंदर होते हैं, और सैचुरेटेड किसके अंदर होते हैं? जो हमारे घरों में घी मौजूद होते हैं। तो ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड होते हैं, उसको ज़रूर शामिल करो। अब ये जी 2 आपके पास अगर फूड की प्रेफ़रेंसेस हैं, अगर आपको इनमें से चूज़ करना है, तो आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? अच्छा, एक तरफ मेरे पास जी मुझे कोई किसी बंदे ने दलिया बना के दिया और उस बंदे ने उसके ऊपर मुझे नट्स और फ्रूट्स डाल दिए हैं, और एक तरफ मुझे दिया गया है, पराठा दिया गया है, साथ मुझे दही दे दिया गया है, रायते की फ़ॉर्म में या किसी सिंपल दही की फ़ॉर्म में। साथ उस बंदे ने मुझे 3 से 4 बादाम दे दिए हैं और कबाब खाने के लिए दे दिए सालन के लिए। अब दोनों ही प्रेफ़रेंस जो हैं, चॉइसेस हैं, बहुत हेल्दी चॉइसेस हैं। लेकिन अगर मुझे कोई एक चूज़ करनी होगी, तो यकीनन मैं दूसरी चूज़ करूँगी। अब दूसरी चूज़ करने का क्या मतलब है, क्योंकि इसके अंदर मेरे फूड ग्रुप से ज़्यादा पूरे हो रहे हैं। अब पराठा है तो उसके अंदर मेरा सीरियल निकल गया, योगर्ट है तो उसके अंदर मेरा मिल्क निकल की सर्विंग पूरी होगी, नट्स है तो मेरे ऑयल्स एंड फैट्स पूरा हो गया, कबाब है तो मेरा मीट पूरा हो गया। अब एक तरफ मेरे 4 से 5 फूड ग्रुप्स पूरे हो रहे हैं और ऊपर वाले में मेरे सिर्फ़ क्या हो रहे थे, सीरियल्स, ऑयल्स एंड फ्रूट्स, 3 फूड ग्रुप्स पूरे हो रहे थे। तो मैं नीचे वाले को प्रेफ़र करूँगी। अब अगर होस्टलाइट बच्चे हो, तो अब पराठा तो यकीनन मिलता है, साथ अपने लिए थोड़ा-सा दही ले लो,
ठीक है? नट्स आप अपने कबर्ड में रख सकते हो, 4 से 5 बादाम आप मस्ट कंज़्यूम करो। साथ अगर आप कबाब फ्राई कर सकते हो तो इट्स ऑलराइट, इट्स द बेस्ट, इट्स गुड। अगर नहीं कर सकते हो तो ऑमलेट बना लो, ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमेशा काउंट किया करो कि आज मैंने 6 फूड ग्रुप्स पूरे किए हैं, अगर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो क्या मतलब मैंने अपने फूड ग्रुप्स पूरे कर लिए हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल रेसिपीज़ की क्या हो सकती है? कि आपने अपने फूड ग्रुप्स को पूरा करना है। फ्रूट्स को मैं इतना सहरी के वक़्त प्रेफ़र नहीं करती, फ्रूट्स को हमेशा आप इफ्तार के वक़्त प्रेफ़र किया करो क्योंकि शायद उस वक़्त मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और दिल भी इतना नहीं कर रहा होता आपको फ्रूट्स खाने को। तो उसके लिए क्या है, या फिर अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, तो वो हमेशा जो बंदा, अगर आप 2 से 3 खजूरें हो ना आपके पास, उसके अंदर आप पीनट बटर डाल लो 1 टीस्पून, ठीक है? 1 टीस्पून क्या है, 5 ग्राम है। और पीनट बटर क्या जी 200-300 का आ जाता है। खजूरें क्या आ जाएँगी, 200 की आ जाएँगी, 300 की, और वो पूरा रमज़ान ही आपके पास खत्म नहीं। अगर आप इन चीज़ों की प्राइस को करो ना, तो मुझे लगता है कि कोई बंदा 4-5 हज़ार रुपया अपना लगाए ना, पूरा फूड पे लगाए, तो मोर देन इनफ। अगर कोई बंदा मैनेज करना जानता हो। अगर वही देखो ना, अगर आप बीमार हो जाते हो तो यकीनन आप हॉस्पिटल में जाते हो और वो मिनटों में आपसे इतने पैसे बटोर लेते हैं। शायद अभी हम कहीं और निकल रहे हैं, लेकिन मैं वैसे एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि अगर आप अपने फ्रूट्स को पूरा करना शुरू कर दो ना, कि अच्छा फ्रूट्स के पास मेरे पास खजूरें आ गई हैं, सीरियल में मेरे पास पराठा, मैंने वो डेली का खाना है, तो यकीनन ये सारी चीज़ें कंपनसेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सारा दिन वीकनेस रहती है ना, तो आप खजूरों के अंदर 1 टीस्पून ऑफ पीनट बटर ज़रूर पिया करो। फिर उसके बाद है, व्हाट आर द वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन फॉर सहरी एंड इफ्तार? यकीनन ये बंदा, हर एक बंदा जानता है कि मैं अगर फ्राइड फूड खाऊँगा जो कि इनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि अगर पकोड़े घी के अंदर तले हुए होंगे, तो उसके अंदर ट्रांस फैट से वो भरपूर होंगे, तो यकीनन वो मेरे लिए एक हेल्दी चॉइस नहीं है। ये हर एक बंदे को इस चीज़ का पता होता है। लेकिन बजाए इसके उसको कंप्लीटली मैं एलिमिनेट करूँ, कि शायद हमारी क्रेविंग्स भी इस तरह की होती है कि हमारा दिल कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पे आप 3 समोसे खाते हो, आप 1 समोसा खा लो। समोसे की जो फीलिंग है आप उसको देखा करो। आप अगर आप बाहर से खा रहे हो ना, तो आप उनसे कहा करो कि अच्छा भई कहीं भी आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मेस लगा हुआ है, तो आप उसके अंदर स्पाइसेस कम से कम ऐड करवाया करो। आप सारा दिन के भूखे हो, तो ऊपर से आप मिर्चों से भरपूर जब यकदम समोसे अंदर अंडेलते हो, तो वो एक तेज़ाब की तरफ अपने मैदे में चीज़ डाल रहे होते हो। देखो, अब वो कहते हैं ट्राई नॉट टू कन, ये वाली चीज़ें हैं जो आपने सहरी के अंदर कोशिश करनी है कि आपने नहीं खानी है। व्हाइट फ्लोर चपाती, सफ़ेद आटे की रोटी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में हो तो आप कोशिश करो कि आप जो होल व्हीट का आटा, वो तो यकीनन हर घर में होता है, आप वो वाला कंज़्यूम कर लो। लेकिन अगर आप पोस्टलाइट हो तो आपने व्हाइट फ्लोर की चपाती कंज़्यूम करना आपकी मजबूरी है। अब मैंने फाइबर को कभी भी अपनी लाइफ़ से नहीं निकाला। अगर आप चाहते हो कि आप लेटर लाइफ़ में बीपी और शुगर के इश्यूज़ से बचे रहो, अब उसके लिए मैंने क्या करना है, अगर मैंने अपने फाइबर के सोर्स को कंपनसेट करना है क्योंकि मैंने सफ़ेद आटे की रोटी खाई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं चिया सीड जिसे हम तुख्म दंगा कहते हैं, मैं 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं कंज़्यूम करना। आई विल रिपीट इट अगेन, उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो आप क्या करोगे, 1 टीस्पून अगर आप चिया सीड्स कंज़्यूम कर लेते हो, दैट वुड बी इनफ। उसके बाद ये है कि व्हाइट राइस से अगर कोई बंदा सिर्फ़ चावल खा के रोज़ा रखता है, दैट इज़ अनहेल्दी चॉइस, क्योंकि यकदम अगेन वही बात हो जाए कि फाइबर है नहीं, शुगर स्पाइक हो जाएगी, यकदम तो एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन फॉर द होल डे क्या हो जाएगा, आप बहुत लेथार्जिक और वीकनेस फ़ील करोगे। उसके बाद है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कभी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन-सी वेजिटेबल्स होती हैं, जिस तरह फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली, जो भी गैसेस ट्रबल कॉज़ करती हैं। भिंडी हो गई, करेले हो गए, इस तरह की सब्जियाँ कभी भी रमज़ान के अंदर आप कोशिश किया करो कि ना कंज़्यूम किया करो। आप कभी भी देखना कि आप करेले खाओगे, करेले बहुत हेल्दी चॉइस है। आई पर्सनली प्रेफर, मतलब करेले बहुत अच्छा वेजिटेबल है। लेकिन रमज़ान के अंदर उसको अवॉइड किया करो, क्योंकि आप पानी बार-बार कंज़्यूम नहीं कर रहे होते, उसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर, यानी कि जो कि उसके छिलके की फॉर्म में होता है, वो ज़्यादा होता है और ये ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा कॉज़ करता है। अब उसकी भी हम आगे जाके लॉजिक पढ़ेंगे, क्योंकि उससे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनते हैं जो कि ट्रबल्स कॉज़ करते हैं।
तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस, सॉल्ट एंड क्रिस्पी फूड, स्पाइसेस को तो यकीनन आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर फास्ट फूड का भी हर एक बंदे को पता है, फ्राइड फूड्स भी नहीं करना, और दूध सोडा तो हरगिज़ नहीं करना। अब दूध सोडे की क्या लॉजिक है, हमेशा दूध के अंदर जो हम लोगों ने ड्रिंक डाली होती है, वो हमेशा हमारी बोन को डिसॉल्व करती है, हमारे टीथ को डिसॉल्व करती है। जहाँ भी कैल्शियम होगा ना, उसके साथ चिलेट्स बनाएगी, उसको डिसॉल्व करेगी। अब अगर आपने दूध कंज्यूम करना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हॉस्टल के लिए मैनेज करना बहुत आसान है। नूरपुर का ना, नूरपुर के नाम से 20 रुपए का 120 ml का उनका मिल्क पैक मिलता है। अगर आपने एक कार्टन अपने पास रखा हुआ हो, आप डेली के उसके 1 से 2 पैक, 2 छोटे डिब्बे यानी कि 240-250 ml भी कंज्यूम कर लो ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके अंदर क्या है, आप अगर आपने घर से बना के लाए हुए, आपने अपना आलमंड फ्लोर आपने पाउडर बनाया हुआ है, आप उसके अंदर 1 चम्मच वो डाल लो, इलायची थोड़ी-सी उसके अंदर डाल लो, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल लो, जामे शीरी डाल लो, उस तरीके से कंज़्यूम कर लो। बजाए इसके कि आप चाय की फ़ॉर्म में इसे कंज़्यूम करो, उससे दूध छोड़े की फ़ॉर्म में कंज़्यूम करो। ठीक हो गया? आगे नेक्स्ट स्लाइड। व्हिच फूड ग्रुप्स आर नेसेसरी फॉर इफ्तार? अब देखिए, इफ्तार में आप सारे दिन के भूखे हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हुआ पड़ा है। आपने यकदम ना पानी पी लिया, मैंने अपना रोज़ा ना पानी से खो लिया और यकदम मेरा पेट, मुझे इतना फुल फ़ील होता है, मुझसे चला ही नहीं जाता। कभी आपने इस लॉजिक पे किया ऐसा क्यों होता है? मैंने हमेशा ये बात की है कि आपने लॉजिक पे जाना है, ऐसा क्यों होता है? यकदम मैं पानी से अपना पेट भर लेती हूँ, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। क्योंकि पता नहीं, ये शायद ये वीकनेस थी सारा दिन की, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये होता है कि मेरा शुगर लेवल पहले ही ड्रॉप हुआ पड़ा होता है। मैं पानी पीती हूँ, मैं मज़ीद उसे डाइल्यूट अपने ब्लड को कर लेती हूँ। जो मज़ीद थोड़ी बहुत ही शुगर थी, मैंने यकदम उसको मज़ीद डाइल्यूट कर लिया। जब मैंने उसको मज़ीद डाइल्यूट किया, शुगर लेवल यकदम इतना ज़्यादा ड्रॉप किया, मेरा दिमाग यकदम सुन्न होना शुरू हो जाएगा। हैंड एंड फीट की नमनेस फ़ील होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि ये सुन्नत नबी भी है कि रोज़ा हमेशा खजूर से खोलते हैं, क्योंकि आपका शुगर लेवल बहुत ड्रॉप हुआ पड़ा था। आप खजूर खाते हो, जो कि सुक्रोज़ का बेस्ट सोर्स है, तो जो कि आपके शुगर लेवल को क्या करता है, कंपनसेट करने में बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद है अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा चना चाट या फ्रूट चाट बनाता है ना, तो कोशिश किया करो उसके अंदर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, ठीक है? उसके अंदर, उसके साथ उसको क्या कर लिया करो, उसके साथ मैरिनेट कर लिया करो, या उसके उसके साथ उसके अंदर ज़रूर डाला करो। अगर वो नहीं कर सकते हो, तो 2 से 3 बादाम खा लिया करो। अगर वही वो भी नहीं खा सकते हो, तो 2 से 3 अखरोट खा लिया करो। लेकिन अब देखो, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है कि खजूर के अंदर लोग उसकी गुठली निकाल के उसके अंदर 1 से 2 1 बादाम फिल कर लेते थे। तो वो क्या होता है कि आपको एक तो ग्लूकोज़ का इतना अच्छा सोर्स मिल जाता होता है, ऊपर से अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स का इतना अच्छा सोर्स मिल जाता होता है। फिर उसके बाद है वेजिटेबल्स विद हाई जीआई एंड हाई जीएल। कोशिश करो कि उस वक़्त इस तरह की सब्जियाँ खाओ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। जिस तरह आप आलू खा लो, ठीक है? आलू की चना चाट के अंदर उसको शामिल कर लो, कोई बात नहीं, सो शुगर लेवल कम है, उसको ज़रूर शामिल करो। इसके बाद अगर अगर एक जिस तरह आप फ्रेंड्स हो, तो आप मिलके एक छोटा-सा ग्राइंडर भी रख सकते हो। अगर आपके लिए ईज़ी हो, तो आप कोशिश किया करो कि आप डेली चुकंदर का जूस जो होता है ना, वो ज़रूर कंज़्यूम करो। अब चुकंदर के जूस क्या है, चुकंदर हफ़्ता 2 हफ़्ता भी पड़ी रहे, कभी खराब नहीं होती है। आप ग्राइंडर के अंदर चुकंदर डालो, ठीक है? उसके अंदर 1 इंच ऑफ जिंजर, 1 इंच अदरक आपने डालनी है, ठीक है? और शुगर भी आप डाल सकते हो, इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं है। और अगर आप वो कंज़्यूम करते हो, एक तो ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, दूसरी क्या है कि न्यूट्रिएंट से इनरिच है, जो कि आयरन को स्टिमुलेट भी करती है, आपके एचबी नॉर्मल लाने में भी आपकी हेल्प करती है। तो ये तो आप ज़रूर कंज़्यूम किया करो, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो एट लीस्ट आप उस फ्रूट को, अगर उसका जूस नहीं बना के कंज़्यूम कर सकते हो, तो आप अपने जिंजर को उसके अंदर अपने वेजिटेबल, जब आपने चना चाट बनाई तो उसके अंदर तो एट लीस्ट आप ऐड कर सकते हो ना। फिर है हाई ग्लूकोज़ ड्रिंक और फूड्स डेट्स फिल्ड विद नट्स, कि मैंने जिस तरह पहले बता दी कि हाई ग्लूकोज़ ड्रिंक्स जिस तरह हो गई चुकंदर का जूस है, तो ये हाई ग्लूकोज़ ड्रिंक है। आप कोई बंदा खजूर का शेक बना लेता है, तो वो भी हाई ग्लूकोज़ ड्रिंक है। कहते हैं आगे है वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशंस फॉर इफ्तार, ठीक है?
तो ये बात मैं पहले भी जिस तरह मैंने कहा है कि आपने यकदम पानी नहीं पीना है, उसके बाद ट्रांस फैट्स और जिस तरह ये वाली चीज़ें आपने उनसे भी फ्राइड फूड से अवॉइड करना है। फिर उसके बाद है कि अवॉइड कंज़म्पशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर स्पेशली इन वेजिटेबल्स लाइक ओकरा, बीट और गोट। क्योंकि यकदम इसका कोशिश किया करें कि रमज़ान के अंदर करेले, भिंडी, बंद गोभी, सब्ज़ गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी जो होती है और ब्रोकली वगैरह इस तरह की जो सब्जियाँ उनसे अवॉइड किया क्योंकि इनके अंदर हमेशा जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो छिलके के अंदर होता है ज़्यादा। तो क्योंकि ये हमेशा गैसेस ट्रबल कॉज़ करते हैं, तो आप इनको अवॉइड किया करो, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, विच टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आर पॉसिबल इन रमजान फॉर फैट लॉस एंड प्रोटीन बिल्डअप। अच्छा, ये सबसे जो नॉर्मल पैरामीटर होता है वो हमेशा मेरा होता है कि चाहे वो बंदा वेट गेन करना चाहता है या वेट लॉस करना चाहता है, दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी बंदे ने वेट गेन करना है तो उसने क्या करना है, उसने प्रोटीन को बिल्डअप करना है और अपने फैट को कम करना है। और अक्सर लोग होते हैं वो लीन होते हैं लेकिन उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, जो होता है वो होता ही फैट है, प्रोटीन होती ही नहीं है। और यकीनन जो बंदा आपके पास ओवरवेट या ओबेसिटी की रेंज में आता है, तो अगर आप उसके मसल्स वगैरह को देखो तो मोस्टली का फैट ही बिल्डअप होता है। ज़ाहिर बात है एथलीट्स तो हमारे पास मतलब एक नॉर्मली ना बंदा आता, उसके तो प्रोटीन बिल्डअप होती है, जो भी कोई एथलीट वगैरह स्पोर्ट्स का बंदा होगा। तो आपने दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया होता है कि फैट को लॉस करवाना है, प्रोटीन को बिल्डअप करवाना है। अब उसके लिए हम लोगों ने डाइट का भी हम लोग यकीनन अगर हमें दोबारा मौका मिला तो हम बताएँगे कि प्रोटीन्स को किस तरीके से बिल्डअप किया जा सकता है। Which food combinations are best for the protein absorption? ठीक है, और ऑयल्स एंड फैट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्ब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्ब को किस तरीके से कट करना और और अपनी डाइट से खत्म नहीं करना, खुदा रहे कभी भी, वो भी हम कीटो डाइट पे भी बात करेंगे कि उसके कितने नुकसानात हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की। अब फिजिकल एक्टिविटी में 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, फैट लॉस करवाने के लिए और प्रोटीन बिल्डअप करवाने के लिए। एक होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ और दूसरी होती है एंड्योरेंस एक्सरसाइज़। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका इस दौरान वेट गेन हो जाए, तो वो हमेशा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ करे। अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मेरा वेट ठीक है या मैंने वेट लॉस करना है, तो वो एंड्योरेंस एक्सरसाइज़ किया करे। एंड्योरेंस एक्सरसाइज़ एक्चुअली द एक्सरसाइज़ व्हिच आर यूज्ड टू बिल्ड अप द पोटेंशियल बिल्ड अप करने के लिए होती है। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप मैं कहती 2 बोतल्स हूँ 1 लीटर की, उसको पानी से भर लो, उसको अपने हाथों में पकड़ो और डाउन में उसकी मूवमेंट लेके आओ। ये सबसे बेस्ट घर में की जाने वाली, अगर किसी बार डंबल्स नहीं है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। अगर एंड्योरेंस की बात हो जाए तो वॉकिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग और इससे बेस्ट कोई एंड्योरेंस की एग्जांपल नहीं है। बाकी जंपिंग होती है, रोइंग होती है, स्केटिंग होती है, उसकी बहुत ज्यादा रोप जंपिंग होती है, उसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल है। लेकिन एक जो आम एंड्योरेंस की होती है वो सबसे यही होती है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, ठीक है। अगर एक नॉर्मल बंदा है वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या है स्ट्रेंथनिंग है, क्या है एंड्योरेंस है, तो वो क्या होता है कि आप 90 टू 150 मिनट्स एटलीस्ट 90 टू 150 मिनट्स एक वीक के अंदर एक नॉर्मल पर्सन के लिए सजेस्ट किया जाता है कि वो उस दौरान अपनी एक्टिविटी बनाए। अब 150 मिनट्स का क्या मतलब, अगर वो 7 में डिवाइड करोगे तो 20 से 25 मिनट कम से कम एक बंदे को एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी की। अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता चल रही हूँ तो वो मेरी लो एक्टिविटी में आएगी। अगर मैं थोड़ा सा सही मतलब सही अपनी स्पीड से चल रही हूँ तो मेरी मॉडरेट एक्टिविटी में आ जाएगी। यानी कि एक दिन के अंदर कम से कम आप कोशिश करो कि 20 से 25 मिनट आप वॉक लेके आओ और माइंडफुल वॉक लेके आओ, काम करने वाली वॉक नहीं, माइंडफुल वॉक लेके आओ। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जी डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज हैं, उनकी बताया गया कि ये जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ पे शो की हुई है ये सारी एंड्योरेंस ही हैं। और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज की बेस्ट टाइमिंग क्या होती है कि मॉर्निंग से बेहतर कोई टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में फ्री नहीं हो, आपका थोड़ा सा पोटेंशियल बिल्डअप, जिस तरह अभी रमजान की अगर हम बात करते हैं तो रमजान के अंदर क्या होगा कि अगर आपने इफ्तार कर लिया तो इफ्तार के फौरन बाद आपने जाके एक्सरसाइज नहीं शुरू कर देनी, आपने 1 से 2 घंटा वेट करना है। आप खाना वगैरह खाओ, अच्छे तरीके से इफ्तार करो,
थोड़ा-सा आपका बॉडी एनर्जी हील अप हो गई है, उसके बाद कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज़ करो और एक्सरसाइज़ करने के बाद भी आप हमेशा कोशिश करो कि कार्ब्स सोर्स अपने कंपनसेट करो। कार्ब्स में क्या हो सकते हैं कि कोई भी आप फ्रूट कंज़्यूम कर लो, आप खजूरें कंज़्यूम कर लो, एसेंशियल ऑयल्स एंड फैट्स ज़रूर लो, आलमंड्स कंज़्यूम कर लो और अगर आपको सूट करे तो आप 1 टीस्पून ऑफ सीड्स भी ले सकते हैं। अब सीड्स में क्या हो सकता है, फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं, सेसमी सीड्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल मार्केट में होते हैं, आप वो वाले कंज़्यूम कर लो। लेकिन ये है कि किसी आप मिल्क शेक कंज़्यूम कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आपने ग्लूकोज़ अपने एक्सरसाइज़ के फ़ौरन बाद ज़रूर लो, ठीक है? ताकि बॉडी को एकदम बॉडी बॉडी बहुत उसका ग्लूकोज़ लेवल ड्रॉप हो जाता है तो उसको कंपनसेट कर सके। ये भी आगे एक्सरसाइज़ की ही डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अल्ट्रा एंड्योरेंस मोर देन 4 आवर्स पे चली जाती हैं, जो कि एथलीट्स वगैरह के लिए होती हैं। एक नॉर्मल अगर कोई हमारे यहाँ अल्ट्रा एंड्योरेंस बहुत ही कम होती है, तो इस पे हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छ अच्छा जी, टी टाइम एंड पैटर्न है, मतलब मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट कभी भी आपको टी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक कोई हैबिट बंदे की बनी हुई है, तो वो उसमें प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखता। आप टी ज़रूर कंज़्यूम करो, लेकिन आप ये वाले पे अपने माइंडफुल ईटिंग के साथ ये वाली भी चीज़ ज़रूर रखो कि क्या मेरा कैल्शियम का सोर्स पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? येस या नो, ठीक है? अब वो कैल्शियम किन-किन चीज़ों में होता है, वो यकीनन डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट के अलावा किसी में कैल्शियम नहीं होता। अगर आप चाय पी रहे हो तो आप अपना कैल्शियम नहीं ले रहे हो, वो चिल्लर्स बन के टैनिक एसिड के साथ वेस्ट हो जाता होता है। फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप कैल्सी 1000 एमजी की डेली ज़रूर टैबलेटें कंज़्यूम करो, जो कि आपको 1000 मिलीग्राम एक नॉर्मल बंदे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी एज के जो 23, 24, 25 होते हैं, उनकी 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अगर आप दूध के 4 ग्लास पियो तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसके अलावा मोरिंगा पाउडर है, उसके अंदर कैल्शियम बहुत एनरिच होता है। अगर आप उसको किस तरीके से अपने जूस के अंदर डाल सकते हो 1 टीस्पून को उसको शेक के अंदर डाल सकते हो या आप उसको पानी के साथ कंज़्यूम कर सकते हो, तो आप कोशिश किया करो कि उसको कंज़्यूम कर लो। लेकिन उससे बेस्ट ये है कि आप घर से 1000 एमजी की डेली अगर आप नहीं दूध ले रहे हो प्रॉपर, तो आप उसकी एक टैबलेट ज़रूर कंज़्यूम करो। ठीक हो गया? नेक्स्ट स्लाइड।